The history of space exploration. अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास। 1957 में प्रथम कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद से अब तक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा तक जा चुके हैं, यान सौरमंडल का अन्वेषण कर चुके हैं तथा अंतरिक्ष में उपकरणों ने अन्य तारों के आसपास हजारों ग्रहों की खोज की है। अपोलो 11 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर। शीत युद्ध का एक कम आक्रामक लेकिन कम प्रतिस्पर्धी हिस्सा अंतरिक्ष की दौड़ थी। सोवियत संघ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को लगभग हर मोड़ पर हराया, जब तक कि अमेरिका ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारकर उन्हें अंतिम रेखा तक नहीं हरा दिया। हम मनुष्य 4 अक्टूबर 1957 से ही बाहरी अंतरिक्ष में जा रहे हैं, जब सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर ने स्पुतनिक को प्रक्षेपित किया था, जो पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। ये यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शत्रुता के दौर के दौरान हुआ था, जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। स्पुतनिक के प्रक्षेपण ने शीत युद्ध को एक नए मोर्चे अंतरिक्ष में स्थानांतरित कर दिया। अंतरिक्ष की दौड़, प्रतिष्ठा और तमाशे के लिए एक प्रतियोगिता शीत युद्ध का एक कम हिंसक पहलू था, जो अक्सर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच घातक टकराव था। ये प्रयास एक सॉफ्ट पावर चाल थी, जिसका उपयोग संभावित गैर संरेखित देशों को जीतने में मदद करने के लिए किया गया था। गैर संरेखित देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता था, जिसे अब अपमानजनक शब्द के रूप में देखा जाता है। कई वर्षों से दोनों महाशक्तियां महाद्वीपों के बीच परमाणु हथियार ले जाने के लिए अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) नामक मिसाइल विकसित करने की होड़ में लगी हुई थी। यूएसएसआर में रॉकेट डिजाइनर सर्गेई कोरोलेव ने पहला ICBM विकसित किया था, जिसे R7 नामक रॉकेट कहा जाता था, जिसने अंतरिक्ष दौड़ की शुरुआत की। स्पुतनिक के प्रक्षेपण के साथ ये प्रतिस्पर्धा वैश्विक समाचार बन गई। R7 रॉकेट के ऊपर ले जाए गए स्पुतनिक उपग्रह ने रेडियो ट्रांसमीटर से ऑडियो बीप भेजे। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद स्पुतनिक ने हर 96 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा की। उपग्रह के ऊपर से गुजरने पर जमीन पर रेडियो बीप का पता चला, इसलिए दुनिया भर के लोगों को पता था कि स्पुतनिक वास्तव में कक्षा में है। अमेरिका को आश्चर्य हुआ कि यूएसएसआर ने अमेरिकी अंतरिक्ष क्षमताओं को पार कर लिया था। इसके अलावा ये डर था कि सोवियत अब बिना किसी विमान या जहाज के अमेरिकी धरती पर बम गिरा सकते हैं। अंतरिक्ष दौड़ की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से पहले हुई थी। उस समय जर्मनी रॉकेट तकनीक में दुनिया का अग्रणी था, जिसने V2 पहला ऑपरेशनल लंबी दूरी का रॉकेट बनाया था। युद्ध के इस हथियार ने रॉकेट तकनीक की दोहरी प्रकृति को दर्शाते हुए अमेरिका और यूएसएसआर अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाया। स्पुतनिक के प्रक्षेपण से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी प्रक्षेपण क्षमता का निर्माण कर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपित करने के 2 असफल प्रयास किए, इससे पहले कि वह 31 जनवरी 1958 को एक्सप्लोरर नामक उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट के साथ सफल हो पाता। एक्सप्लोरर ने विज्ञान प्रयोगों के संचालन के लिए अंतरिक्ष में कई उपकरण ले गए। एक उपकरण कॉस्मिक किरणों का पता लगाने के लिए एक गीजर काउंटर था। ये शोधकर्ता जेम्स वैन एलन द्वारा संचालित एक प्रयोग के लिए था, जिसने बाद के उपग्रहों के मापों के साथ मिलकर पृथ्वी के चारों ओर वैन एलन विकिरण बेल्ट के अस्तित्व को साबित किया। पहला अमेरिकी उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली टीम में अधिकतर जर्मन रॉकेट इंजीनियर शामिल थे, जिन्होंने कभी नाजी जर्मनी के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की थी। हंट्सविले, अल्बामा में रेडस्टोन शस्त्रागार में अमेरिकी सेना के लिए काम करते हुए जर्मन रॉकेट इंजीनियरों का नेतृत्व वर्नर वॉन ब्राउन ने किया, जिन्होंने जर्मनी के V2 रॉकेट के निर्माण का नेतृत्व किया था। उनकी टीम ने V2 का उपयोग अधिक शक्तिशाली जुपिटर C या जूनो रॉकेट बनाने के लिए किया। वॉन ब्राउन ने 1970 तक हंट्सविले, अल्बामा में मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर का नेतृत्व करते हुए अमेरिकी रॉकेट कार्यक्रम का नेतृत्व किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में यूएसएसआर और अमेरिका ने अपने रॉकेट कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए जर्मन रॉकेट इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की भर्ती करने के लिए हाथापाई की। दोनों सरकारों की प्रेरणा अपनी अपनी सैन्य तकनीकों को बेहतर बनाना था। वॉन ब्राउन और उनके अधिकांश शीर्ष डिप्टी ने आत्मसमर्पण करने के लिए अमेरिकी सेना की तलाश की, सोवियत संघ के बजाय अमेरिका के लिए काम करना पसंद किया। जर्मन विशेषज्ञों और उनकी कुछ मिसाइलों और डिजाइनों को अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे ऑपरेशन पेपरक्लिप मूल रूप से प्रोजेक्ट ओवरकॉस्ट के रूप में जाना जाता है।
जबकि अमेरिका ने वॉन ब्राउन और उनके वैज्ञानिकों को लाया, सिवाय हेलमुट ग्रोट्रुप के, जो भी दो मार्गदर्शन प्रणाली के विशेषज्ञ थे। हालांकि यूएसएसआर को अमेरिका की तुलना में जर्मन तकनीकी कर्मियों की अधिक संख्या मिली। अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के नेतृत्व में स्वदेशी प्रतिभा अधिक शामिल थी। वॉन ब्राउन और उनकी टीम के अन्य लोग जर्मन नाजी पार्टी के सदस्य थे। वॉन ब्राउन एसएस नाजी अर्धसैनिक विंग में एक अधिकारी थे। उन्होंने मिटेलवर्क फैक्ट्री में विज्ञान संचालन का प्रबंधन किया, जिसमें गुलाम लोगों के श्रम का उपयोग किया गया था। अमेरिकी नेतृत्व को जापान को हराने और बाद में सोवियत संघ पर बढ़त हासिल करने के लिए अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने की तुलना में उनकी नाजी सदस्यता की कम चिंता थी। अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने जर्मनों के नाजी अतीत के बारे में झूठ बोला ताकि उनके साथ काम करना अमेरिकी जनता के लिए अधिक स्वीकार्य हो। 1958 में हालांकि नासा का नेतृत्व लगभग पूरी तरह से श्वेत पुरुषों से बना था, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों और मशीनों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गणितज्ञों, भौतिकविदों और इंजीनियरों के रूप में काम करने वाले कई लोग कम प्रतिनिधित्व वाली जातियों से थे और सभी जातियों की महिलाएं थीं। नासा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रंगीन लोगों के कुछ उदाहरणों में गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन और जोसेफिन जुए, इंजीनियर मिगुएल हर्नांडेज और वाल्टर एप्पलवाइट शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों को एक नई सरकारी एजेंसी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) में समेकित किया गया। जब इसने अक्टूबर 1958 में परिचालन शुरू किया, तो नासा ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स (NACA) और हंट्सविले, अलबामा में आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी, रेडस्टोन आर्सेनल सहित कई अन्य शोध और सैन्य सुविधाओं को अपने में समाहित कर लिया। कोरोलेव का R-7 रॉकेट परिवार का आधार था, जो पहले प्रक्षेपण की सफलताओं और यहां तक कि अभी भी इस्तेमाल किए जाने वाले सोयुज का आधार बना। सोवियत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रतिद्वंद्वी टीमें थीं जो प्रतिस्पर्धी डिजाइनों पर काम करती थीं। वॉन ब्राउन का प्रभाव रॉकेट वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों की दुनिया से कहीं आगे तक फैला हुआ था। 1950 के दशक के मध्य में अंतरिक्ष के बारे में डिज्नी द्वारा निर्मित 3 टीवी विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे प्रसिद्ध हो गए। इस बीच वॉन ब्राउन के सोवियत समकक्ष कोरोलेव की भूमिका और उपलब्धियों को उनकी सरकार द्वारा काफी हद तक छिपाया गया था। कोरोलेव और वॉन ब्राउन दोनों ही अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इच्छा और प्रतिबद्धता रखते थे, भले ही उनकी सरकारें सैन्य अनुप्रयोगों के लिए रॉकेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पसंद करती थी। इस तथ्य के बावजूद कि कोरोलेव ने सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती सफलताओं को आगे बढ़ाया, वह सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन के राजनीतिक पर्ज में से एक का शिकार बन गए और 1944 में रॉकेट विकास कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए जेल से वापस बुला लिए गए। अंतरिक्ष में एक कृत्रिम उपग्रह लॉन्च करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना के बारे में जानने के बाद, ये कोरोलेव ही थे जिन्होंने यूएसएसआर सरकार को इस प्रयास में अमेरिका को हराने के लिए राजी किया और N-1 रॉकेट का निर्माण किया। यूएसएसआर की जीत का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। स्पुतनिक के प्रक्षेपण के एक महीने बाद 3 नवंबर 1957 को यूएसएसआर ने अंतरिक्ष में और भी शानदार उपलब्धि हासिल की। ये स्पुतनिक 2 उपग्रह था, जो एक जीवित प्राणी, लाइका नामक कुत्ते को लेकर गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन थे, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को 108 मिनट की उड़ान के दौरान पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की थी। 3 सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड को अंतरिक्ष में भेजा, जो कक्षीय उड़ान पर नहीं बल्कि उपकक्षीय प्रक्षेप पथ पर था, एक ऐसी उड़ान जो अंतरिक्ष में जाती है लेकिन पृथ्वी का पूरा चक्कर नहीं लगाती। शेपर्ड की उपकक्षीय उड़ान सिर्फ 15 मिनट से ज्यादा चली। पहला कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष में पहला कुत्ता और अंतरिक्ष में पहला मानव भेजने के अलावा यूएसएसआर ने कोरोलेव के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे अन्य अंतरिक्ष उपलब्धियां हासिल की। इन मील के पत्थरों में से एक लूना 2 था, जो 1959 में चंद्रमा से टकराने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। इसके तुरंत बाद यूएसएसआर ने लूना 3 लॉन्च किया। 1961 में गगारिन की उड़ान के 4 महीने से भी कम समय बाद एक दूसरे सोवियत मानव मिशन ने एक कॉस्मोनॉट को पूरे एक दिन के लिए पृथ्वी की परिक्रमा कराई। यूएसएसआर ने पहला स्पेसवॉक भी हासिल किया और वोस्टोक 6 मिशन लॉन्च किया, जिसने वैलेंटिना तेरेश्कोवा को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बना दिया। कोरोलेव यूएसएसआर को चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए तैयार कर रहे थे। चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य अंतरिक्ष दौड़ का अंतिम चरण बन गया।
शेपर्ड की उड़ान के 3 सप्ताह बाद द 25th ऑफ मई को अमेरिकी राष्ट्रपति रॉबर्ट एफ कैनेडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए चुनौती दी, जिसमें उन्होंने घोषणा की, मेरा मानना है कि इस देश को दशक खत्म होने से पहले चांद पर एक आदमी को उतारने और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए। 1960 के दशक के दौरान नासा ने प्रोजेक्ट जेमिनी नामक एक कार्यक्रम के साथ जॉन एफ कैनेडी के मानव चंद्रमा लैंडिंग लक्ष्य की ओर प्रगति की, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने भविष्य में चंद्रमा की उड़ानों के लिए आवश्यक तकनीक का परीक्षण किया और अंतरिक्ष उड़ान में कई दिनों तक टिकने की अपनी क्षमता का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट जेमिनी के बाद प्रोजेक्ट अपोलो आया, जिसने 1968 और 1972 के बीच अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में और चंद्र सतह पर पहुंचाया। 1969 में अपोलो 11 पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने चंद्रमा पर पहले अंतरिक्ष यात्री भेजे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने। लैंडेड मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चट्टानों और चंद्र धूल के नमूने एकत्र किए, जिनका वैज्ञानिक अभी भी चंद्रमा के बारे में जानने के लिए अध्ययन करते हैं। जैसे जैसे अमेरिकी मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम आगे बढ़ा, सोवियत कार्यक्रम लड़खड़ाने लगा। चंद्रमा पर मानव भेजने की कोशिश को लेकर आंतरिक असहमति थी। शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात 1966 में एक गड़बड़ सर्जरी के बाद कोरोलेव की मृत्यु थी। आज अमेरिका और रूसी संघ के पास अभी भी सक्रिय अंतरिक्ष कार्यक्रम है।